Guys, very good morning to all of you guys. भाई साहब, हम लोग करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट का वन शॉट रिवीजन। मैं आप लोगों को कंसाइनमेंट आज ही स्टार्ट करूंगा और इसको आज ही ख़त्म करेंगे। और मैं इसके आपको 5 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। वो क्वेश्चंस को सारे बच्चे अच्छे से करके जाना, राइट। टारगेट क्या है? कंसाइनमेंट वन शॉट रिवीजन स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। चलिए सुनते जाइए बेटा सारे बच्चे। अब कंसाइनमेंट बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आप लोगों के पास ये सारे नोट्स ऑलरेडी हैं। इफ यू वांट टू कॉपी इट डाउन, आप रैपिडली कॉपी कर सकते हो। कंसाइनमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स भिजवाता है। इस केस में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बंदा है एक्स, ठीक है। सपोज कर लो दैट पर्सन इज इन बॉम्बे। अब वो बॉम्बे में है बट ही वॉन्ट्स टू स्प्रेड हिज वर्क। वो अपने काम को और ज्यादा स्प्रेड करना चाहता है। सपोज कर लो भाई साहब यहां पर अमृतसर में मान लीजिए वो चाहता है कि मैं अपना माल बेचूं, अपने गुड्स को सेल करूं इन अमृतसर। नाउ व्हाट इज द पॉइंट आउट हियर इज, भाई साहब पॉइंट इसमें यह आता है कि जब वो अमृतसर में गुड्स बेचेगा तो ऑब्वियसली ही नीड्स एन एजेंट। तो वो जो एजेंट अपॉइंट करता है, सपोज कर लो उसका नाम आ गया वाई, ठीक है। मान लीजिए जो उसने एजेंट अपॉइंट करा उसका नाम आ गया वाई। नाउ ये जो प्रोसेस होता है गुड्स को भिजवाने का from one person to another person, it is called as consignment. So consignment is basically what? Process of sending goods by the owner of the goods to his agent so that agent can sell the goods on his behalf, obviously for a commission. कोई भी एजेंट बिना कमीशन के काम नहीं करेगा। तो याद रखना ये जो बंदा गुड्स सेंड करता है, जो मालिक होता है, that मालिक is called as consigner and the agent is called as consignee, right? An agent obviously will work for a particular consideration which is called as commission. याद रखना भाई, एजेंट हमेशा अपनी एक कंसिडरेशन के लिए काम करेगा जिसको हम बोलते हैं कमीशन, राइट। अच्छा, अब बच्चों को पहले भाई थोड़ा सा ये बताना जरूरी है कि कमीशन क्या होती है। See, commission is one of the main concerns of this particular chapter, ठीक है। कमीशन मेरे भाई बेसिकली आपका एक मेन कंसर्न है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। कमीशन हमेशा 3 टाइप्स की होंगी हमारे पास, याद रखिएगा। कमीशन 3 तरह की होती है हमारे पास जो आपको समझ में आनी चाहिए, विच इज नंबर 1, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। अब ये ऑर्डिनरी कमीशन क्या है भाई? सपोज कर लो भाई एक ओनर है, सपोज एक्स, उसने वाई को गुड सेंड करे और वाई को बोला यार मैं ना वहाँ पर तेरे को सारे गुड सेंड कर रहा हूँ और तू एक काम कर, जितने तू बेचेगा उसके ऊपर मेरे से 10% कमीशन ले ले। तो वो जो 10% कमीशन उसकी फिक्स्ड हो गई है, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन, राइट। फिर उसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन क्या होती? अब जरा बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना, व्हाट इज डेल क्रेडिट कमीशन। नाउ सपोज कर लो एजेंट एक्स ने वाई को गुड्स भेजे। नाउ ही सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको पता है मैक्सिमम बिजनेस आजकल उधार में है, राइट। अब अगर सपोज कर लो वाई जो है वो गुड्स को आगे ऑन क्रेडिट बेचता है। वाई मान लीजिए गुड्स को बेचता है ऑन क्रेडिट। ऑब्वियस सी बात है यार, आजकल कैश में थोड़ा ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं। अब मान लो वाई ने किसी ए बी सी को गुड्स बेच दिए, हो सकता है बेटा वो ए बी सी में से कोई बंदा गलत चरित्र का निकले और पैसे ना दे। अब हो गया बैड डेब्ट। अब मुद्दा ये है भाई कि अगर तो बैड डेब्ट हो गया तो बैड डेब्ट को बेयर कौन करेगा? पॉइंट ये आता ना कि बैड डेब्ट को बेयर कौन करेगा। तो जनरली क्या होता है, जो बैड डेब्ट होता है वो मालिक बेयर कर, मतलब कंसाइनर। बट अगर मान लो कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, तू एक काम कर, बैड डेब्ट की सरदर्दी तेरी,
तू मुझसे 10% ऑर्डिनरी कमीशन ले रहा है, तू मुझसे एक काम कर भाई, 5% एक्स्ट्रा कमीशन ले ले, दैट एक्स्ट्रा कमीशन इज कॉल्ड एज टेल क्रेडिट कमीशन, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा कमीशन होती है उसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, टेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली कमीशन विच इज गिवन फॉर द गारंटी ऑफ बैड डिप्स, ये बात याद रखना, कमीशन जो आपके बैड डिप्स की गारंटी के लिए दी जाती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज टेल क्रेडिट कमीशन, राइट। फिर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है which is called as overriding commission. Now what is overriding commission? Now see, overriding commission is a very normal सा फंडा जो मैं आपको बता देता हूं। overriding commission में क्या होता है, सपोज कर लो 10% कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन दे, वो बोलता है यार 10% मैं देखो कमीशन दे रहा हूं, दैट इज फाइन, तो एक काम कर यार थोड़ी सेल्स को बढ़ा, थोड़ा सेल्स को प्रमोट कर। तो जस्ट कंसाइनी को मोटिवेट करने के लिए वो उसको बोलता है भाई तो एक काम कर, तेरे को मैं 5% कमीशन एक्स्ट्रा देता हूं, सेल्स को प्रमोट कर। तो भाई वो सिर्फ सेल्स प्रमोशन के लिए उसको 5% एक्स्ट्रा कमीशन, याद रखना, सिर्फ सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स, याद रखिएगा, जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स वो उसको 5% एक्स्ट्रा कमीशन देता है। तो एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा कमीशन which is given by consignor to consignee to promote the sales is basically called as overriding commission. Everybody is clear? ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। तो बच्चा ये हमारे पास एक मेन चीज आ गई चैप्टर की। फिर चैप्टर को सी कंसाइनमेंट के टॉपिक को ना हम लोग वेरियस हिस्सों में बांट कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझ जाइएगा कि जो कंसाइनमेंट का टॉपिक है मेरे भाई, सबसे पहले इसके अंदर जो आपको एक चीज समझनी है वो क्या, हम लोग बनाएंगे बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, ठीक है। तो ये आप कह लो थोड़ा सा फ्लो चार्ट में आपको दे रहा हूं, जो बच्चे प्लीज साथ साथ नोट कर लो, थोड़ा आपको एक चैप्टर का समरी फ्लो चार्ट मिल जाएगा कि चैप्टर में क्या है। तो बेसिकली क्या है बच्चा, बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। अच्छा, फिर अगर आप इसमें नोटिस करते हो, सेकेंड चीज जो आपको इस चैप्टर में बार बार करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, राइट, जो आपको चीज बार बार इसमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, फिर आपको जो तीसरी चीज इसमें समझनी पड़ेगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं खर्चे, खर्चे ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के अंदर हम कुछ खर्चे करते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम आते हैं बच्चा, जिसमें हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। याद रखना बच्चा, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। और पांचवा जो टॉपिक है आपके पास जो आपको बेसिकली यहां पर करना है, which is called as invoice price method. It's called IP. IP का फुल फॉर्म invoice price. तो भाई मेरे ये चार चीजों में ये सारा चैप्टर डिवाइडेड है, ठीक है। चार चीजें मेन और चार चीजों को जोड़ के फिर आपके पास बनती बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, राइट। अनसोल्ड स्टॉक, एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस एंड IP। जब इन चारों को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या बनना शुरू हो जाता है, कंसाइनर की बुक्स एंड कंसाइनी की, याद रखिएगा। तो इसी पे सारा हमारा टॉपिक सारा का सारा बेस्ड है। चलिए हम एक काम करते हैं दोस्त, सबसे पहले ना थोड़ा टर्म्स को हैपोजिट वे में शुरू करते हैं। मैं आपको ना सबसे पहले जो टर्म शुरू करा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। देखना भाई, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। अब ये जो दोस्त खर्चे हैं ना कंसाइनमेंट के खर्चे हमेशा दो फॉर्म्स में चलेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट के खर्चे हमेशा दो फॉर्म्स में चलेंगे। एक आपके पास होते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और एक आपके पास होते हैं विच इज कॉल्ड एज रेकरिंग एक्सपेंसेस।
तो भाई एक हमारे पास होते हैं नॉन रेकरिंग खर्चे और एक होते हैं रेकरिंग खर्चे। पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे चल सकते। देखिए, नॉन रेकरिंग खर्चे और रेकरिंग खर्चों में क्या पंगा होता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जब मैं आपसे नॉन रेकरिंग की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स कौन है, बॉम्बे में, ठीक है। वाई कौन है बेटा, वाई सपोज कर लो कंसाइनी है अमृतसर में। अब अगर मान लीजिए जितने भी खर्चे, मान लो बेटा एक्स ने वाई को गुड्स को सेंड करने में करे, ठीक है, मतलब कहते हैं टिल द गुड्स रीच द प्लेस ऑफ कंसाइनी, मतलब कंसाइनी के गोडाउन तक जब तक गुड्स पहुंच ना जाए तब तक के सारे खर्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो टिल द गुड्स रीच द प्लेस ऑफ कंसाइनी। अच्छा, जैसे अब इसमें एक चीज दिमाग में रखना, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि नॉर्मली ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आर नॉन रिकरिंग। होता क्या है भाई साहब, कंसाइनर के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सारे खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं। सारे बच्चे याद रखिएगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंसाइनर के सारे खर्चे क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग, ठीक है। बट अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी के कुछ खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं और कुछ खर्चे नहीं होते। तो कंसाइनी के छोटे मोटे कुछ खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अनलोडिंग चार्जेस। नाउ व्हाट इज अनलोडिंग चार्जेस, कंसाइनी के पास गोडाउन में गुड्स पहुंचे, कंसाइनी ने वहां से गुड्स उतरवाने हैं और वो ट्रक वगैरह से उतरवाने के खर्चे, ठीक, गोडाउन के अंदर नहीं ना गए अभी, तो गोडाउन तक पहुंचने तक के सारे खर्चे, अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए कंसाइनी मान लीजिए कोई फ्रेट या कैरेज इनकर करता है टू गोडाउन, मतलब फ्रेट और कैरेज टू गोडाउन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कंसाइनी जो है वो कहता है भाई साहब कि मेरे पास जो गुड्स हैं वो मेरे मान लो रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब रेलवे स्टेशन से गोडाउन उसका 5 किलोमीटर दूर है, भाई साहब गुड्स खुद को उठा के लेके जाएगा नहीं, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो वो क्या करेगा, वो फ्रेट या कैरेज इनकर करेगा, ठीक है। तो वो क्या इनकर करेगा भाई, फ्रेट या कैरेज, ये सारे बच्चे याद रखना। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रेट या कैरेज टू गोडाउन, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना बच्चा सारे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे आगे बात करता हूं, अगर आप आगे देखोगे जैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्ट्रॉय, मान लो गुड्स आर मूविंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब टू सपोज हरियाणा। अब जैसे वो हरियाणा बॉर्डर में जाएगा, चुंगी लगती रास्ते में, टोल टैक्स, चुंगी, कुछ भी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, ऑक्ट्रॉय, ठीक है। उसको आप चुंगी कह लो, ऑक्ट्रॉय कह लो, कुछ भी कह लीजिए, तो वो आपके पास लगेगी एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए और बहुत सारे खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कंसाइनी ने ना कोई खर्चा करा, मान लो इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब उसने गुड्स मंगवाए और एयरपोर्ट पे उसने कोई ड्यूटी पे करी गुड्स को रिलीज कराने के लिए। तो आई मीन टू से भाई एनी सॉर्ट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स जिसको आपको पढ़ के ये पता लगे कि भाई ये जो फलाना खर्चा है ये कंसाइनी ने करा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक द गुड्स टू द गोडाउन, राइट। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड डाल रहा हूँ भाई, एक्सेट्रा, दैट मीन्स अभी इसमें और चीज़ें आ सकती, ठीक है, इट डिपेंड्स। अच्छा, फिर हम बात करते हैं भाई रेकरिंग खर्चे। रेकरिंग जैसे फॉर एग्जांपल एक्स जो है उसने वाई को गुड्स भिजवाए। एक्स कौन है भाई साहब, बॉम्बे में, वाई कौन है, अमृतसर में। अब मान लीजिए अमृतसर में गुड्स पहुंच गए, गुड्स पहुंचने के बाद के एक्सपेंसेस, मतलब गुड्स हैव रीच्ड द प्लेस ऑफ कंसाइनी, और गुड्स पहुंचने के बाद के खर्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई,
रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रेकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक्सपेंसेस incurred after the goods have reached the place of consignee। मतलब एक बार कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच गए, उसके बाद के खर्चे। नॉर्मली मैं तुम लोग को बता देता हूं, ये सारे खर्चे कौन करता है, कंसाइनी। ज़्यादातर ये खर्चे कंसाइनी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स पहुंच गए, कंसाइनी उसके बाद उसको एडवर्टाइज कर रहा है। मान लो गुड्स पहुंच गए, कंसाइनी उसके बाद गोडाउन में उसकी इंश्योरेंस करा रहा है। मान लो गुड्स पहुंच गए और गोडाउन का कंसाइनी रेंट पे कर रहा है। तो भाई साहब जो ऐसे सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट एक्सेट्रा लिख देता हूं बिकॉज ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें आपको ये बताया जाता है भैया कि ये गुड्स पहुंच गए, उसके बाद के सारे खर्चे। सिंपल सी भाषा में बात करें, गुड्स पहुंचने के पहले पहले वाले खर्चे नॉन रिकरिंग, गुड्स पहुंचने के बाद वाले खर्चे सारे कौन से हो जाते हैं, रिकरिंग, राइट। तो ये थोड़ा सा बच्चे सारे अपने दिमाग में डाल लें। ओके, तो भाई ये थी हमारी पहली टर्म विच इज कॉल्ड एज एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट को समझने के बाद जो हम लोग को सेकेंड टर्म इन ऑर्डर करनी चाहिए ना, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ये बात याद रखना, ये कौन सी होनी चाहिए भाई, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब बच्चे बोलेंगे भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखो भाई, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के अंदर ना दो सिचुएशन आती है, दो सिचुएशन। इफ मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन, पहली सिचुएशन। दूसरा, इफ मार्केट प्राइस इज गिवन। भाई साहब आपके पास दो सिचुएशन आती। पहला, मान लीजिए मार्केट प्राइस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। सेकेंड सिचुएशन, मान लीजिए क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है। अब अगर मार्केट प्राइस नहीं गिवन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मार्केट प्राइस नहीं गिवन है, तो इस केस में द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक is simply calculated by this particular formula. Cost price of unsold goods plus we add up proportionate non-recurring खर्चे, proportionate non-recurring खर्चे of consignor एंड कंसाइनी। दैट मीन्स हम क्या करते हैं भाई, अनसोल्ड स्टॉक के सारे वहां पर जो कॉस्ट होती है उसमें हमने प्रोपोर्शनेट ऐड करना है नॉन रिकरिंग खर्चे ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। बेटा अब यहां पर फंडा क्या, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग खर्चे। तुम्हारा सवाल उठता है व्हाट इज प्रोपोर्शनेट, व्हाट इज प्रोपोर्शनेट। भाई साहब प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि जो तुम्हारी क्वांटिटी अनसोल्ड है उसको हम लोग टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई, अनसोल्ड क्वांटिटी को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल क्वांटिटी सेंट जो है वो 1000 है, 1000 में से मान लो अभी 200 अनसोल्ड है, तो प्रोपोर्शन कैसे लोगे बेटा, 200/1000 इंटू जो भी तुम्हारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे उससे मल्टीप्लाई करते, राइट। तो ये सारे बच्चे याद रखिएगा, 200/1000 इंटू द नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते। अब अगर सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में मान लो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट प्राइस इज गिवन टू अस इन द, तो अब इस केस में आप क्या करोगे भाई, आप कॉस्ट पहले स्टेप 1 क्या करोगे, स्टेप 1 ले लेते हैं।
कॉस्ट को आप कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट इज कंप्यूटेड इन सिमिलर मैनर, मतलब जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला लगा के कॉस्ट कैलकुलेट करी, तुम इसी फॉर्मूले से कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मतलब नो चेंज, तुम पहले कॉस्ट अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। फिर आप स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 2 करोगे, आपने कंप्यूट करना है NRV। व्हाट इज NRV? NRV इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। याद रखिएगा, NRV का फुल फॉर्म इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस ले लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक का, मार्केट प्राइस अनसोल्ड स्टॉक का लिया, उसमें से अगर मान लीजिए कोई कमीशन है, कमीशन ऑन अबव मार्केट प्राइस, इसी कमीशन को हम लेस कर देते, मतलब कमीशन ऑन अबव मार्केट प्राइस इज कैलकुलेटेड और हम उसी को उसमें से लेस कर देते। लेस करने के बाद आई गेट इज माई NRV। एक बार NRV आ गया मेरे भाई, तो तुम स्टेप 3 फॉलो करते हो। स्टेप 3 क्या होता है दोस्त? स्टेप 3 इज वेरी वेरी सिंपल। स्टेप 3 में क्या होगा कि तुम वहां पर बच्चा लोगे लेसर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। मतलब जो तुम्हारे पास इन दोनों में से लेसर होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में से, वो तुम्हारा आंसर होता है, राइट। तो इस केस में भाई तुम लोगों ने पहले मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके जो उन दोनों में से लेसर होता है उसको वहां पर अपना आंसर। भाई मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे बच्चों को ये वाला पार्ट जो है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक क्लियर होगा, ठीक है जी। फिर अगर आप इसमें आ जाते हो, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन विच इज कॉल्ड एज लॉस ऑन कंसाइनमेंट। भाई जो लॉस ऑन कंसाइनमेंट है, देखिए ये बहुत सिंपल सा फंडा है लॉस ऑन कंसाइनमेंट का। लॉस ऑन कंसाइनमेंट को तुम दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। लॉस ऑन कंसाइनमेंट को तुम दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? इट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ abnormal loss. So we have two parts, एक वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, दूसरा क्या रहेगा भाई? वैल्यू ऑफ abnormal loss. नाउ द पॉइंट इज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या है, abnormal लॉस क्या है? सी पहली बात तो याद रखना है, नॉर्मल लॉस कौन सा नुकसान होता है? ये अनअवॉइडेबल नुकसान होता है। अनअवॉइडेबल मतलब इसको तुम रोक नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक से नुकसान हो गया या कोई नेचुरल कैलामिटी से नुकसान हो गया, तुम चाह के भी इस नुकसान को स्टॉप नहीं कर, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं, व्हाट इज अबनॉर्मल लॉस? अबनॉर्मल लॉस जिसको हम बोलते हैं भाई विच इज अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब हो गया बेटा ये वो नुकसान है इसको अगर तुम चाहो तो रोक सकते, राइट। इट इज कॉल्ड एज अवॉइडेबल लॉस। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे सेकेंड फैक्टर पे बात करूं, नॉर्मल लॉस, ठीक है, कैन नॉट बी इंश्योर्ड। इसकी कभी इंश्योरेंस नहीं होती, राइट। नॉर्मली होता क्या बच्चा? नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं करती। बट अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके सेकेंड पॉइंट पे कि abnormal लॉस कैन बी इंश्योर्ड, abnormal लॉस की इंश्योरेंस पॉसिबल है, राइट। थर्ड फैक्टर, नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी कंप्यूटेड सेपरेटली। नॉर्मल लॉस को हम लोग सेपरेटली कंप्यूट नहीं कर सकते, याद रखना। नॉर्मल लॉस इज ओनली यूज्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक।
तो बच्चा याद रखना, नॉर्मल लॉस को तुम सेपरेटली कभी कैलकुलेट नहीं करते हो। नॉर्मल लॉस को खाली क्या करते हैं हम लोग, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन के टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपसे इससे बात करूं, अब नॉर्मल लॉस कैन बी कंप्यूटेड सेपरेटली विद अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। भाई साहब याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं अब नॉर्मल लॉस को हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अब नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने का एक अलग से स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, चौथी बात, नॉर्मल लॉस इज नॉट शोन इन कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब नॉर्मल लॉस को हम कंसाइनमेंट अकाउंट पे नहीं दिखाते हैं। बट अगर मैं आपसे बात करूं, अब नॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो, हम लोग यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो छोटा सा पॉइंट याद रखना, अब नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं भाई, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल देते, राइट। तो ये चॉइस बेसिकली अपना है, इसको हम कैसे करना चाहते हैं। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा भाई, अब नॉर्मल लॉस को लेके ना एक पंगा होता है, मैं थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूं। वो क्या करता है भाई, थोड़ा अच्छे से सुन लेना। अब नॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट में ना आपके पास ऑप्शन क्या होती है। मान लो जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो, ध्यान से मेरी बात समझ जाना। वो दो तरीके से ट्रीट करता है। एक जो इजी वाला है, जो टोटल अब नॉर्मल लॉस है, सपोज 10,000 का है, वो आप शो कर दो, ठीक है। अच्छा, प्लीज फीलिंग कोल्ड, प्लीज कम इन द फ्रंट, डोंट सिट एट द बैक। अब नॉर्मल लॉस बेटा याद रखना, आपने क्या करना है, चुपचाप टोटल अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड पे दिखा देना है, बात खत्म हो गई। बट अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी आती है। मान लो अब नॉर्मल लॉस इंश्योर्ड है, मान लो बच्चा अब नॉर्मल लॉस इंश्योर्ड है, मान लो 10,000 में से 7,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आपको। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, 7,000 बाय इंश्योरेंस कंपनी दिखा देते हैं, और वो क्या करते हैं, बाकी 3,000 का लॉस मानते ना, उसको बाय पीएल में दिखा देते। क्या मानते, 3,000 को लॉस मान के बाय पीएल दिखाते। तो अल्टीमेटली मुद्दा क्या है कि कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 10,000 आना चाहिए, तो वो आ रहा है, चाहे आप इस तरीके से ट्रीट करो या जैसे मर्जी करो। तो ये थोड़ा बच्चों को बताना इसलिए जरूरी है, बिकॉज नॉर्मली लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, अब नॉर्मल लॉस को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब मुद्दा आता है कि नॉर्मल लॉस के टाइम पे, अच्छे से समझना भाई, नॉर्मल लॉस के टाइम पे आप याद रखना एक बहुत खतरे वाला पॉइंट है, विच नॉर्मली पीपल फॉरगेट। तो इसीलिए मैं यहां पर बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि भूलना नहीं भाई साहब, भूलना नहीं किसी ने ये चीज, बिकॉज नॉर्मली पीपल फॉरगेट अबाउट दिस। क्या नॉर्मल लॉस के केस में याद रखना, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक को अब अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो भाई साहब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। तो वेनेवर, आई मीन टू से, वेनेवर देयर इज अ नॉर्मल लॉस, जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, वी शुड ऑलवेज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विद दिस पर्टिकुलर फॉर्म। वो क्या होता है, देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस of consignor and consignee।
मतलब टोटल कॉस्ट ले ली गुड्स सेंड की, उसमें आपने क्या करा, उसमें आपने नॉन रेकरिंग खर्चे ऐड करे कंसाइनर के और कंसाइनी के, कर लिए। करने के बाद इसमें जो टोटल क्वांटिटी सेंट है उसमें से क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर लिया और मल्टीप्लाई करा क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक को। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट प्लस नॉन रेकरिंग खर्चे ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, उसको मैंने डिवाइड करना है टोटल क्वांटिटी सेंट से माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस। देखिए, अबनॉर्मल लॉस के अंदर जो भी आपके गुड्स लॉस्ट है, पहले उसकी कॉस्ट लिखी, मतलब जितना भी अबनॉर्मल लॉस है उसकी कॉस्ट लिख ली। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लेते हैं बच्चा, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो भाई साहब दोनों के खर्चे लिए, और आप देखोगे फॉर्मूला कुछ कुछ अनसोल्ड स्टॉक जो पुराना फॉर्मूला था वैसा ही लगता है देखने में, है ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, कुछ इसमें मेजर बातें। जैसे मैं वर्ड उठा रहा हूं प्रोपोर्शनेट, यहां पर बच्चा प्रोपोर्शनेट वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रोपोर्शनेट। मान लो क्वांटिटी लॉस्ट ओवर टोटल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मान लो भाई 100 यूनिट का नुकसान हुआ, टोटल भेजे 1000 थे। अच्छा, बट इसमें जो बात आती है कि भाई प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग खर्चे आपने ऐड करने, बट भाई साहब प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग खर्चे तुमने ऐसे ऐड नहीं करने। तुमने कैसे लेना है इसको याद रखना। यहां पर एक पॉइंट आता है जिसको मैं क्लास में कहता था खूनी चुड़ैल। यस, इफ यू रिमेंबर, हम ये पॉइंट क्लास में कहते होते थे खूनी चुड़ैल। खूनी चुड़ैल पॉइंट क्या था, थोड़ा बच्चों को एक बार याद करा देता हूं कि मान लो एक्स जो है वो भाई साहब सपोज कर लो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था एक्स बॉम्बे का था, राइट। वाई कंसाइनी कौन है बेटा, अमृतसर का। वाई कंसाइनी कौन है, अमृतसर का। अब अगर मान लीजिए एक्स ने वाई को गुड्स सेंड करे, मान लो बच्चा एक्स ने वाई को गुड्स सेंड करे, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो रास्ते में सपोज कर लो दिल्ली आया, अब दिल्ली में मान लो गुड्स का कुछ नुकसान हो गया या मान लो चोरी हो गई। जैसे अब नॉर्मल लॉस बेसिकली क्या होता है, चोरी हो गई, आग लग गई, थोड़े अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो। तो मान लो बच्चा आपके पास यहां पर मान लो दिल्ली में ना कहीं पे गुड्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है। अब पॉइंट क्या था, जब एक्स ने गुड्स भेजे थे तो एक्स ने मान लो 1000 का फ्रेट करा। अच्छा, जब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे तो कंसाइनी ने अनलोडिंग करी, सपोज कर लो 1000 की। अब पॉइंट आता है कि अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में हम लोग ये प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग खर्चा तो लेंगे, बट अनलोडिंग वैसे नॉन रेकरिंग होता है, अनलोडिंग वैसे नॉन रेकरिंग होता है,
बट आपको याद रखना है कि ये वाला अनलोडिंग आप अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। रीजन ये है कि भाई साहब अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में इसको नहीं लेना है। रीजन ये है, कहते हैं कोई भी खर्चा जो एक बार गुड्स लॉस्ट होने के बाद होता है, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे गुड्स तो भैया दिल्ली में नुकसान हो गया उसका गुड्स का, अब उसके बाद अमृतसर पहुंचे, तो भाई साहब गुड्स लॉस्ट होने के बाद के खर्चे कभी भी अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक है, ये बात याद रखना। सो सिंपल भाषा में एक्सपेंसेस इवन द वो नॉन रिकरिंग है, incurred after the loss, incurred after the loss are not taken for computation of abnormal loss। तो abnormal loss की कैलकुलेशन के अंदर हमने ये खर्चे नहीं लेने, राइट। अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के अंदर हमने ये खर्चे नहीं लेने, ये बात दिमाग में रखिए। चलिए, अब ये कहानी हो गई। अच्छा, तो बच्चा ये हमारे पास सारा स्टोरी लाइन था नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस, राइट। फिर तुम लोग को याद होगा एक पॉइंट मैंने तुम लोग को बताया था बच्चा, इनवॉइस प्राइस, जिसको मैं आईपी कहूंगा। Now what is invoice price और IP? ये है क्या? See, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मान लीजिए X है, X ने गुड्स भेजे Y को, ठीक है भाई, X ने गुड्स सेंड करे Y को। अब अगर सपोज कर लो भाई X बॉम्बे में है और ये भाई साहब अमृतसर में है, मान लो इसको गुड्स की कॉस्ट पड़ी 100 रुपया। ये बोलता है मेरे को ना वाई को नहीं बताना कि मेरे को गुड्स की कॉस्ट कितनी पड़ी। उसने क्या करा, इसके अंदर एक 20 रुपए का हिडन प्रॉफिट ऐड करा। हिडन प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, बिकॉज वाई डजंट नो अबाउट इट। नाउ एज पर वाई अगर तुम नोटिस करोगे गुड्स की वैल्यू 120 है, बट एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका आईपी है। ये क्या है बच्चा, आईपी। आईपी दैट इज इनवॉइस। मतलब एक्स क्या करता है, कई बार ना पैसे थोड़े से गुड्स के अंदर प्रॉफिट ऐड करके वाई को भिजवाता। अब ये जो 20 हिडन प्रॉफिट होता है इसको हम लोग कहते हैं लोडिंग। लोडिंग, राइट। नाउ अब सपोज कर लो वाई को लगा 120 के गुड्स हैं, मान लो वाई ने उसको सेल करा, सेलिंग प्राइस 130। अब इसका बेनिफिट ज्यादा एक्स को होता है, क्योंकि एक्स को 20 का प्रॉफिट पहले ही था, उसको 10 का प्रॉफिट यहां पर और हो गया, तो टोटल उसको 30 का प्रॉफिट हो गया। तो देयर विल बी 3 टर्म्स इन दिस क्वेश्चन, वन इज सीपी, वन इज आईपी, वन इज एसपी। तो सारे बच्चों को थोड़ा याद रखना बेटा, सीपी, आईपी और एसपी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, लोडिंग को हमने कैलकुलेट करना होता है, जो आपको समझ में आना चाहिए। भाई लोडिंग कैलकुलेट करने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, 100 रुपए की चीज के ऊपर 120 अगर मान लो दे दिया तो 20 की लोडिंग हो गई, बट लोडिंग इज नॉट ऑलवेज गिवन इन फिगर्स, इज गिवन इन परसेंटेजेस, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या फंडा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सीपी दिया 100 रुपए और मान लो लोडिंग परसेंटेज दे दिया 20% ऑन आईपी। मान लो लोडिंग परसेंटेज इज गिवन 20% ऑन आईपी। अब प्रॉब्लम यह है कि ये आईपी गिवन है, बट मुझे इसको ना लोडिंग को सीपी पे लाना पड़ता है। सो भाई साहब मैं बच्चों को एक चीज बता चुका हूं, 20/100 इट्स 1/5 ऑफ आईपी। अब तुमने इसको सीपी पे कन्वर्ट करना है, तो एक डिनोमिनेटर कम कर दो।
इट्स 1/4 ऑफ सीपी। तो जब भी लोडिंग कैलकुलेट करनी है 100 का 1/4, दैट वर्क्स आउट टू बी 25। ओके, एक और एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए भाई, आईपी जो है सपोज तुम्हें वो 120 गिवन है। मान लो लोडिंग परसेंटेज इज 20% ऑन सीपी। नाउ लोडिंग परसेंटेज सीपी पर है, गिवन आईपी है भाई साहब 20/100, दैट इज 1/5 ऑफ सीपी। पर मुझे आईपी पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 1/6 ऑफ आईपी। तो यहां पर अगर आप लोडिंग कैलकुलेट करोगे 120 का 1/6, दैट वर्क्स आउट टू बी 20। तो सारे बच्चे इस चीज में याद रखिएगा कि लोडिंग इज 25 इन दिस केस एंड इन दिस केस इट्स 20। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, जब आईपी से सीपी पे जाना है एक डिनोमिनेटर कम कर दो बिकॉज सीपी सर, और जब तुमने सीपी से आईपी पे जाना है तुम एक डिनोमिनेटर बढ़ा दो। दैट्स ए वेरी सिंपल फंडा, राइट गाइस। भाई बेसिकली लोडिंग जो है इसी को कहते हैं और लोडिंग इसी के बेस पे कैलकुलेट करो, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज दिमाग में और रखना, ये जो फंडा है ना, अगर तो मल्टीपल ऑफ 100 गिवन है आपको लोडिंग परसेंटेज, फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब लोडिंग परसेंटेज अगर तुम्हें मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में गिवन है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें 10% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, 33 1/3%। जिनको नहीं पता याद रखना, 33 1/3 इज 1/3, ठीक है। सपोज 25% लिखा हुआ है, सपोज तुम्हें 50% लिखा है। तो ऐसे करके फिगर्स लिखी जो मल्टीपल ऑफ 100। आप देखोगे ये सारी चीज़ें आमतौर पे 100 से डिवाइड हो जाती, ठीक है। तो इस केस में तो बहुत इजी हो जाता तुम्हारे लिए, बिकॉज 10/100 सपोज कर लो आईपी का आ गया, तो 1/10 आईपी का सीपी पे जाना तुम क्या कर लोगे, इस तरीके से। दिक्कत कब आती है, जब आपको मान लो फिगर्स कुछ ऐसी लिखी, सीपी सपोज 1000, लोडिंग परसेंटेज इज 23% ऑफ आईपी। अब दिक्कत आएगी। अब ये 23% इज नॉट मल्टीपल ऑफ 100, सो इन दैट केस वी यू शुड यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या करते हैं बेटा, देखो इसमें ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, बच्चे कुछ लगाते हैं एक्स ले लो ये ले लो, बेटा कोई एक्स उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज करो। तुम्हारे पास लोडिंग परसेंटेज आईपी पर गिवन है, तुमने बट निकालना किस पे है, सीपी पे। तुमने कम करना बेटा, इसको कम करना है, राइट। कम करने का मतलब क्या होता है, whenever you move from IP to CP, go for the formula rate over 100 minus rate percent into the CP। तो बेटा सीधा लोडिंग आ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने लोडिंग निकालनी है, रेट इज 23 ओवर 100 माइनस 23 इंटू द CP, सीधा लोडिंग कैलकुलेट कर लो, राइट। अब अगर सपोज कर लो वाइस वर्सा गिवन है, लेट्स से आईपी गिवन है 1200, लोडिंग परसेंटेज इज 16% ऑफ सीपी। अब यहां पर बच्चा तुम्हें दिया हुआ है सीपी, जरा फोकस करके देखते जाना भैया, तुम्हें क्या दिया हुआ है सीपी। अब 16% अगर तुम्हें सीपी लिखा है, तुमने सीपी से तुमने किस पे जाना है, आईपी पे। तो इस केस में लोडिंग तुमने बढ़ानी है, दैट मींस रेट ओवर 100 प्लस रेट परसेंट इनटू द आईपी। अब इस केस में भाई तुम लोग अगर चेक करते हो 16 ओवर 116 इंटू आईपी। भाई क्या ये सारे कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को क्लियर है? एनीबडी हैज द डाउट? सब कुछ याद आ गया, ठीक है। अब आ जाओ मेन तुम लोग अकाउंट्स पे, जिसके हम किताबें बनाते फिर हम क्वेश्चंस करते। देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूं कंसाइनमेंट की बुक्स, भाई कंसाइनमेंट की बुक्स की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, दो बंदों की किताबें बनती है भाई साहब। एक आएगा कंसाइनर की बुक्स और एक बनती है कंसाइनी की बुक्स।
डन हो गया बेटा। कंसाइनर की बुक्स के अंदर हम लोग दो चीजें मेनली फॉलो करते हैं। वो क्या? एक तुमने मेन बनाना है विच इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक बनेगा हमारा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी की बुक्स तुम्हें एग्जाम में बहुत रेयर सर्कमस्टांस में पूछी जाती, बट वी कैन नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ पंगा, तो वील प्रैक्टिस दिस। हमारे पास इसमें एक बनता है कंसाइनर का अकाउंट, वाइस वर्सा, और एक बनता है बच्चा कमीशन अकाउंट। मतलब मैक्सिमम तुम्हें ना ज्यादा लेजर पूछा जाता है, फिर भी अगर मान लो कभी जर्नल पूछ लिया तो घबराना नहीं यार, तुम लोग को लेजर आता है, लेजर से जर्नल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। जर्नल तुम्हें बेटा पूछ भी लेना तभी तुम्हें लेजर बनाना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती, तो लेजर तो हर हाल में बनाना ही बनाना है, ये बात याद रखो। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको पहले एक मेन अकाउंट सिखाता हूं विच इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट अकाउंट, और याद रखना कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सपोज कर लो हमारे स्टार्टिंग से लेकर अब तक के एग्जाम्पल में एक्स वॉज कंसाइनर, एक्स बॉम्बे में था, वाई अमृतसर में। तो जब एक्स गुड्स भिजवाता है तो यहां पर आता है जीएसओसी, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्लीज do not use, I'm saying for the last time now, do not use any sort of abbreviations or shortcuts while attempting your accounts exam, ठीक है। बिल्कुल यूज नहीं करना वरना तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। जीएसओसी ठीक है, क्लास में प्रैक्टिस के लिए अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, डोंट यूज दिस। अब जीएसओसी का फंडा ये है भाई साहब, अगर तो ये आईपी पे हुआ, आईपी पे हुआ मतलब अगर तो ये इनवॉइस प्राइस पर हुआ, तो तुम लोग यहां पे शो करोगे डेबिट साइड पे आईपी, और इसकी लोडिंग तुम्हें क्रेडिट साइड पे शो करनी पड़ेगी, राइट? अच्छा, देयर इज अ वेरी एक्यूट पॉसिबिलिटी कि कई बार ओपनिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट गिवन होता है, तो वो भी आईपी पे लिखकर उसका स्टॉक रिजर्व तुम उल्टे साइड पे दिखाओगे। स्टॉक रिजर्व इज लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, जनरली आप नोटिस करोगे, जनरली अगर आप नोटिस करोगे आपके पास कंसाइनमेंट जो है उसमें कभी भी ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन होता, बट अगर है तो ठीक है। अच्छा, नाउ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, it is to be shown in the debit side to cash. Any sort of expenses by a consigner, it is to be shown in the debit side to cash liquor. Any sort of expenses by consignee, हम क्या लिखते हैं भाई? टू कंसाइनी डेबिट साइड पे। डन हो गया? टू कंसाइनी डेबिट साइड पे। अच्छा, सपोज कंसाइनी ने गुड्स बेचे, सेल्स करी क्रेडिट साइड पे। कंसाइनी ने क्या करा भैया? सेल्स करी किधर? क्रेडिट साइड पे। कमीशन, कमीशन कहां पर आएगी बच्चा? डेबिट साइड पे। सी, इट्स अ कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट हैज अ वेरी सिंपल फंडा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यही फंडा चलता है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। अच्छा, मान लीजिए कंसाइनी कोई गुड्स टेक ओवर करता है, तो वो आ जाएगा बाय कंसाइनी। डन हो गया? अब ये थोड़ी सी ट्रीटमेंट करने के बाद एक चीज आती है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर तो अब नॉर्मल लॉस है, मेरी सलाह मानो, अब नॉर्मल लॉस टोटल क्रेडिट साइड पे दिखा दो। बट एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, अब नॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, चाहे क्वेश्चन में लोडिंग क्यों ना हो, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस की लोडिंग करके दिखाना इट्स नॉट सेंसिबल।
बात समझ में आ रही बच्चा? एक लॉस है, तुम लॉस की लोडिंग करके नहीं दिखा सकते। ओके, अगर हम इसमें बात करते हैं भाई साहब, अब नॉर्मल लॉस जो है हम लोगों ने वहां पर टोटल कॉस्ट पे दिखाना, हमेशा कभी भी आईपी नहीं दिखाना, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप आगे देखते हो, हमारे पास एक चीज आती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एंड कंसाइनमेंट। स्टॉक एंड कंसाइनमेंट आईपी पे और डेबिट साइड पे भाई इसका स्टॉक रिजर्व आता है विच इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑन अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड पर आ जाएगा। भाई ये ट्रीटमेंट्स करने के बाद आपके पास अगर मान लो डेबिट साइड पे बैलेंस आया, उसको पीएल में डालते हुए हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया, उसको पीएल में डालते हुए हम कहते हैं अपना नेट लॉस, सॉरी। तो भाई ये बात दिमाग में रखिएगा, इट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके भाई, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आता है ना, ये आने के बाद तुम्हें वहां पर हो सकता है कंसाइनी अकाउंट एक बनाना पड़ता है। देखो, कंसाइनी अकाउंट के अंदर सारी चीजें तुम कंसाइनमेंट से उठाते हो, सिर्फ एक को छोड़ के। यहां पर लिखा जाता है बाय बैंक या बिल रिसीवेबल या कैश। ये बेसिकली क्या होता है, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। कई बार कंसाइनी क्या करता है भैया, एडवांस पे करता है। अगर कंसाइनी एडवांस पे कर रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक, बाय बिल रिसीवेबल या बाय कैश, दैट इज एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, राइट। उसके बाद बाय कंसाइनमेंट, तुमने यहां पर डेबिट साइड पे ये दिखाया कंसाइनी एक्सपेंसेस एक, कंसाइनी कमीशन एक, ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। मतलब जितनी बार कंसाइनी तुम डेबिट साइड पे दिखाओगे उतनी बार क्रेडिट साइड पे। उसके बाद मान लीजिए यहां पर आएगा टू कंसाइनमेंट सेल्स। अगर मान लो कोई गुड्स टेकन ओवर है तो ये करने के बाद आपके पास बैलेंस आता है, दैट बैलेंस कैरेड डाउन कैन बी रिटन एज बैलेंस कैरेड डाउन और इट कैन बी रिटन एज कैश और बैंक। ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये अमाउंट आती है, अमाउंट टू बी सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। ये फाइनल अमाउंट आती है जो कंसाइनी किसको भेजता है भाई साहब, कंसाइनर को। ओके अब सारे बच्चे पहले मुझे बताओ, ये अकाउंट्स क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है जी, गुड। अब भाई ये सारे मेनली अकाउंट्स है। इसमें अगर मान लो तुम्हें कंसाइनर अकाउंट बनाना पड़ जाए, जो कि बड़ा रेयर होता है, कंसाइनी की बुक्स में तुम कुछ नहीं करोगे,
भाई ये जो डेबिट पे दो आइटम्स हैं इनको क्रेडिट पे डाल दो, और ये जितनी आइटम्स आपके पास ये वाली हैं इनको रिवर्स कर दो, बस। जस्ट हैज टू रिवर्स। रिवर्स मतलब जो तुमने ऊपर कंसाइनी अकाउंट बनाया है उसकी आइटम्स को रिवर्स करना है, और तुम्हारे पास कंसाइनर अकाउंट तैयार। जैसे मान लो सेल करी तो सेल यहां पर आ गई, बाय बैंक, अगर कैश में करी है तो ठीक है, उधार में करी है तो बाय डेटर, अगर गुड्स टेकन ओवर करें तो बाय परचेजेस, इधर आ गया रिवर्स में। और डेबिट साइड पे अगर उसने खर्चे करें तो लिखेगा टू कैश एक्सपेंसेस के लिए। अगर मान लीजिए उसने वहां पर कमीशन रिसीव करी है तो लिखेगा टू कमीशन। और अगर मान लीजिए उसने कोई एडवांस रिसीव करा है कैश, बैंक, या इसके लिए क्या हो जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि इसने पैसा दिया है। और इसके बाद यहां पर बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन। ये अमाउंट क्या होगा, अमाउंट विच इज पेड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर। तो भाई ये सारा कॉन्सेप्ट है। पहले सारे बच्चे देख लो कि हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे में सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट कॉन्सेप्ट को लेकर? भाई सारे बच्चों को ना मैं शॉर्ट 5 मिनट्स दे रहा हूं, 5 मिनट में एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मिनट्स। हाँ जी भाई, आई थिंक एवरीबडी हैज डन इट। हम लोग सीधा बच्चा मेन क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलो भाई, क्या पूछना चाहते हैं? बेटा थोड़ा लाउडली बोलें, क्या कह रहे हैं? सर ये गुड करना हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली। बेटा वो बच्चा क्या पूछ रहा है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज ट्राइंग टू आस्क, वो कहता है जैसे सपोज कर लो गुड्स इन ऑन कंसाइनमेंट जो है मेरे भाई, तुम यहां लिखते हो, मान लो कभी रिटर्न होगा तो भाई साहब जीएसओसी का रिटर्न इस तरफ आता है, एवरीबडी नोस। तो इसकी जो लोडिंग है, लोडिंग वो उल्टे साइड पर आएगी, लोडिंग ऑन रिटर्न गुड्स वो डेबिट साइड पर आ जाएगी। यू आर करेक्ट। और कोई सवाल? देख लो भाई, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना तो बताओ।
ठीक है। सर हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलते जाओ भाई। हाँ जी, पीएल में चला जाएगा। ओके भाई साहब, मैं ना आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्यूमुलेट करे। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले शायद करे भी हों, कोई बात नहीं, रिवीजन इज गुड, रिवीजन इज ऑलवेज गुड। भाई साहब, एक ये क्वेश्चन है जो इसके जैसा क्वेश्चन काफी बार रिपीट है। ये हमारी बुक में भी था, आईसीआई की बुक में भी है, बट एक बार मैं इसको दोबारा कराना चाहता हूं बिकॉज ऑफ वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। देखिए बच्चे चेक करेंगे, विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी विक्रमपुर सेंड करता है सुंदर स्टोर को, सोनपरी को, 5000 किलोग्राम ऑफ बेबी फूड पैक्ड इन 2000 टिन्स ऑफ नेट वेट 1 किलोग्राम, 6000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट आधा किलोग्राम। ठीक है, मतलब अगर तुम नोटिस करते हो पहले तो क्वेश्चन में, तो भाई ये आ गई अपनी स्पेशल असाइनमेंट, इसके लिए आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन 1 आपको मेंशन क्या करा है, आपको लिखा है 1 किलोग्राम के 2000, 1 किलोग्राम के 2000 टिन्स हैं। तो भाई साहब 2000 किलोग्राम हो गए आपके पास, और आधे किलोग्राम के 6000 पैकेट्स हैं, मतलब 3000 केजी हो गए। तो टोटल फूड पैकेट कितने का बना, 5000 किलोग्राम का, वो यही बताने की कोशिश। अब कंसाइनीज कमीशन को फिक्स करा 5% ऑन सेल प्रोसीड्स पे। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपके पास लिखा है 1 किलोग्राम का इतना, और ये अच्छा, मेरे से ना कल कुछ बच्चे बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ क्लास में, बस 2-3 बच्चे इसका डाउट लेकर आए। बच्चे कहते सर इस समय लोडिंग है, पहले बताओ लोडिंग लग रही इस क्वेश्चन में? नहीं, लोडिंग नहीं है। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज सेलिंग प्राइस इज गिवन, इसका मतलब ये नहीं तो कि लोडिंग होती है। ठीक है, पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड। लोडिंग कब होती है? जब लिखा होता है कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भिजवाए और उसने, ये कॉस्ट प्राइस है बट उसने भिजवाए ज्यादा पे, मान लो 20 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, उसने भिजवाए 30 पे, तब जाके लोडिंग होती है। तो लोडिंग ऐसे नहीं होती कि तुम्हारी जो मर्जी आएगी उस पर लोडिंग लगा दोगे, राइट? ये बात याद रखना। अब जो आधा किलोग्राम का पैकेट है उसका कॉस्ट और ये लिखा है, बट जो क्वेश्चन में मेन पॉइंट था, consignment was booked on freight to pay basis and freight charges 2% on selling price। बेटा freight to pay basis का मतलब होता है that freight is to be paid by consignment। What is freight to pay? Freight to pay, that means the freight is to be paid by consignee. Generally freight is paid by consignor, but in this case freight is paid by consignee। Moreover, the point is 2% freight नॉर्मली हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं, यहां पर आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि तुमने फ्रेट लगानी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, 50 किलोग्राम का एक टिन आपका ट्रांजिट में नुकसान हो गया, 50 आपके पास जो है 1 किलोग्राम के टिन, और जो ट्रांसपोर्ट करियर है वो कहता है क्लेम उसको मिलेगा सिर्फ आपके पास, चलो क्लेम जो भी है 450 का आपको मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम। फर्स्ट हाफ ईयर में ये इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी, आपको लिखा क्या है, सेल प्रोसीड्स दिया है 1500 1 किलोग्राम का टिन, 4000 आधे किलोग्राम के पैकेट, स्टोर रेंट जो भी चार्ज करा वो 600 रुपए के हिसाब से चार्ज करा। आपको पहले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कंसाइनमेंट पे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है, एज्यूम करना है कि कंसाइनी ने पैसा दे दिया। अच्छा, हम एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एवरीथिंग। ध्यान से देखिएगा, पहले ना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो कुछ वर्किंग नोट्स के साथ। वर्किंग नोट नंबर 1, अब एक काम करो, what is the sale value of total
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब आप पूछोगे सर आप सेल वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं फ्रेट कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकाल सकता। याद रखो, मुझे फ्रेट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए ही चाहिए। आप देखना 1 किलोग्राम के 2000 टिन्स थे। अब जो 1 टिन है उसकी सेलिंग प्राइस है 15। मार्क कर लो बेटा। सेलिंग प्राइस कितना है? 15। आधे वाले की सेलिंग प्राइस कितनी है? 7। आधे किलोग्राम की 6000 पैकेट्स की सेलिंग प्राइस है 7। कहने का मतलब ये हो गया भाई, ये 30,000 और ये 42,000। सो टोटल आ गया सेलिंग प्राइस। ये क्यों निकाला? जस्ट टू कंप्यूट द फ्रेट। क्योंकि फ्रेट जो है वो टोटल फ्रेट आपको निकालनी पड़ेगी। वो निकालनी पड़ेगी आपको 72,000 पे, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 1440। तो ये तुम्हारा पहला वर्किंग नोट बनेगा। उम्मीद करूंगा फर्स्ट वर्किंग नोट इज क्लियर। ठीक है जी। अब तुम्हारे पास आ गया 1 किलोग्राम और आधा किलोग्राम का पैकेट। जीएसओसी अगर तुम चेक करोगे, इसके थे 2000 टिन्स, इसके थे 6000 पैकेट्स। इसमें से सोल्ड कितने हैं बच्चे? एक बार चेक करो, सोल्ड कितने हैं? पहले वाले के 1500, दूसरे वाले के 4000। तो इसके 1500 टिन्स और इसके कितने हैं? 4000। तो बच्चा अनसोल्ड पहले क्वांटिटी निकालो। व्हाट इज अनसोल्ड क्वांटिटी? 500 टिन्स और 2000 पैकेट्स। पहले तुम्हें यह निकालना पड़ेगा। अब तुम लोग इन्वेंट्री, दैट मींस वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकाल सकते हो। जब वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालते हो तो नॉर्मली आप क्या करते हो? आप लेते हो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, है ना। अब जब आप कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स लोगे, भाई जरा सारे बच्चे फोकस करना, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। मेरे पास 1 किलोग्राम वाले 500 टिन्स हैं और उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज। कॉस्ट देखते जाना बड़ा क्वेश्चन में, 10 रुपीज और 6 रुपीज, 10 रुपीज एंड 6 रुपीज। तो इसकी कॉस्ट आ गई 5000। होल्ड ऑन, इसमें एक गड़बड़ है। 500 टिन में से मेरे 50 खराब हो गए। बेटा याद है, 50 खराब भी हुए थे भाई साहब। 500 टिन थे, 50 खराब हो गए, तो मेरे अनसोल्ड कितने बचे? 450। तो भाई साहब तुम लोग यहां पर अनसोल्ड जो है वो लेस करने के बाद तुम यहां पर कितना दिखाओगे? 450 टिन्स। सही समझ में आया? 1 किलोग्राम के 50 खराब भी हुए थे, तो तुम्हारी जो यहां पर कॉस्ट आएगी वो आएगी 4500। पहले भाई बच्चे जरा इसको चेक कर लो, तुम्हारी जो कॉस्ट आ रही 450 आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो आधा किलोग्राम वाले पैकेट हैं वो 2000 पैकेट्स है, उसमें कुछ खराब नहीं हुआ। इसकी जो कॉस्ट थी वो 6 रुपए थी, 12000। अब जो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स हैं 16500। जनरली जब हम लोग अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं, हम फॉर्मूला ऐड करते हैं प्लस प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और वो सब हम कॉस्ट पे निकाल लेते हैं। बट यहां पर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तुम लोग क्या करोगे भाई? तुम लोग को पहले सेलिंग प्राइस चाहिए होगा अनसोल्ड स्टॉक का। अनसोल्ड स्टॉक का सेलिंग प्राइस तुम्हें साइड पे निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? 450 टिन्स और सेलिंग प्राइस इसका 15। तो भाई साहब 450 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 6750। 2000 पैकेट्स एट द रेट ऑफ, आई थिंक उसका था 7 सेलिंग प्राइस, 14,000। भाई इनके सेलिंग प्राइस को ऐड किया जाए
20,750 रुपये। बच्चा ये मुझे निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स 20,750 रुपये, ये निकालूंगा। और जो फ्रेट है ना, फ्रेट, ये बच्चा याद रखो, इसको साइड पे निकाल लो। और फ्रेट जो मेरे को 2% ऐड करना है, वो करना है 20,750। ठीक है, बस खाली ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, विच हैज टू बी कंसिडर्ड। तो तुम्हारा जो अनसोल्ड स्टॉक आता है इज 16915, 16915। तो मतलब देखो, तुम लोग के पास क्वेश्चन में ना भाई कुछ खास नहीं, 2-3 चीजें होती हैं। अनसोल्ड स्टॉक निकाल लो, अबनॉर्मल लॉस निकाल लो, ज्यादातर क्वेश्चन में यही आता होता है बार बार रिपीट करके। फिर इसके बाद तीसरा वर्किंग नोट, तुम निकालो वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अब अबनॉर्मल लॉस सिर्फ 1 किलोग्राम के 50 टिन्स के साथ हुआ, तो पहले तुम इसकी कॉस्ट निकालोगे। बेटा ये क्लियर हुआ? हमने कर लिया भैया 50 टिन्स 10 रुपए के हिसाब से। बट जब मैं इसमें प्रोपोर्शनेट खर्चे ऐड करूंगा, तो फ्रेट के लिए मुझे फिर से क्या चाहिए से? तो 50 टिन्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 के साथ, 750, और उसके बाद मैं इसमें 2% ऐड करूंगा, जो कि आएगा 15 रुपीज। तो भाई साहब, अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू इज एक्चुअली 515। बेटा डन हो गया? बस खाली इसमें फ्रेट का ही बेसिक पॉइंट था। अब इस केस में आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। सुनो, जीएसओसी, अब यहां पर सारा कुछ कॉस्ट पे दिखाना है भाई। 1 किलोग्राम के 2000 टिन्स 20,000, आधे किलोग्राम के 6000 पैकेट्स 36,000। बड़े एक कॉस्ट निकाल ली। अच्छा, फिर यहां पर देखो, कंसाइनी का नाम सुंदर है। सुंदर ने सुंदर ने खर्चा करा फ्रेट। फ्रेट टोटल वाली शो करो। टोटल वाली फ्रेट तुमने निकाली थी 1440, याद करो। टोटल वाली फ्रेट तुमने निकाली थी, वर्किंग नोट सबसे पहला बनाया था 1440 सेल प्राइस। फिर अगर तुम क्वेश्चन चेक करते हो, तुम्हें रेंट और इंश्योरेंस 600 रुपए गिवन है। फिर बाय सुंदर, उसकी सेल्स दिखाओ। सेल्स अगर तुम क्वेश्चन में चेक करते हो भाई, 1500 टिन्स 15 के हिसाब से 22,500, ये चेक करो। 1500 टिन्स 15 के हिसाब से, और 4000 पैकेट 7 के हिसाब से। आधे किलोग्राम के 4000 पैकेट से 7 के हिसाब से। अब ये जो टोटल मेरे पास आया, ये आया 50,500। भाई साहब 50,500 आ गया। मेरे को इसी पे कमीशन कैलकुलेट करनी है। मुझे इसी पे कमीशन, देखो कमीशन का सीन ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ लो मेरे भाई, वहां पर आपको लिखा हुआ है
कि कमीशन आपके पास कितनी आएगी। देखो बच्चा, वहां लिखा है 5% ऑफ सेल प्रोसीड। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चेक, इट्स 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स। तो 5% ऑफ 50,500 ये कमीशन आ गई। तो बच्चे भाई जरा चेक कर लो, 2525 की कमीशन आ गई, 2525 की कमीशन आ गई मेरे पास। आ गया। देन वी हैव अबनॉर्मल लॉस, हमने अभी वर्किंग नोट बनाया। अबनॉर्मल लॉस आपको याद होगा 515 आया था, एंड वी हैव स्टॉक एंड कंसाइनमेंट। भाई साहब स्टॉक एंड कंसाइनमेंट अभी निकाला था 16,915। बच्चे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले, 7365। ये लो बच्चा, क्वेश्चन में एक तो उसने कुछ वर्किंग नोट्स बनाने को बोला है, एक उसने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को बोला है। बेटा हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया। एक उसने बोला आपको कंसाइनी अकाउंट, सुंदर अकाउंट। अब सारे बच्चे सुंदर अकाउंट, कंसाइनमेंट, ध्यान से देखिएगा भाई। जितनी बार ऊपर सुंदर आया, सुंदर तीन चीजों के लिए आया, फ्रेट, रेंट और कमीशन। एडवांस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 1440 600 और कमीशन थी 2525। सुंदर क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट में था सेल्स के लिए। ये लो, सम के ना लास्ट में पढ़ा करो, क्या कंसाइनी ने कंसाइनर को पैसे भेजे? लास्ट में लिखा यस भेजे। तो अगर तो पैसे भेजे, तुम यहां लिखेंगे बाय बैंक, मतलब उसने पैसे भिजवा दिए। हाँ जी, द बैलेंस इज 45। ये लो बच्चा, तो भाई ये उसने पैसे लास्ट में भिजवा दिए, एंड दिस गोज योर कंप्लीशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, हाँ जी, तो फ्रेट का खर्चा किया वो चाहिए ना। हाँ जी बच्चा, फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना मेरे भाई। हाँ जी तो फ्रेट का खर्चा फिर कंसाइनी ने दिया था, तो फिर वो ऐड क्यों किया आपको? मेरे भाई, ऐसा है आपको बता देता हूं, ये जो फ्रेट है ना, ये स्टार्टिंग वाली है। स्टार्टिंग वाली का मतलब ये हो गया कि जो भेजे हैं गुड्स उसके ऊपर है, तभी अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में ये आएगी। कंसाइनी ने करा जरूर है, बट ये जो खर्चे हैं ये मेरे भाई गुड्स भेजने के हैं। तो गुड्स पहले भेजे गए हैं, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस हुआ, राइट? हाँ जी बेटा, एनी मोर क्वेश्चंस वी हैव? चले आगे, गुड भाई। मूविंग ऑन टू अनदर गुड क्वेश्चन, ये वाला। अब इस क्वेश्चन में मैं तुम लोगों को बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन अगर देखोगे तो मैंने अपनी बुक में भी डाला था। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि अगर तुम सारा सम पढ़ोगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज मिसिंग। मतलब कई बार क्या होता है, में सम आता है और जीएसओसी इज नॉट गिवन। हमने इसको करना है बच्चा एक बार रिवाइज। अजय ऑफ बॉम्बे कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स, उसको बेचना इनवॉइस प्राइस पे। कभी कभार ये लाइन लिखी होती है 125% ऑफ कॉस्ट। भाई साहब टेंशन मत लो, 125% ऑफ कॉस्ट के लेकर चिंता मत करो, इट्स 25% अबव कॉस्ट। ये एक ही बात होती है। दैट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/5 ऑफ आईपी। तो सारे बच्चे पहले तो भाई ये फंडा दिमाग में डाल लो,
उसको हमने कमीशन देनी है 10% सेल्स एट आईपी पे। आईपी पे भाई 10% देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले बच्चा मैं एक चीज आपको और अब इंपॉर्टेंटली अनाउंस कर दूं, मैंने ना अभी, जब तक आपके एग्जाम्स सितंबर में नहीं होते, मैंने अपनी ऐप के अंदर सारे लेक्चर्स ओपन करवा दिए। अगर कोई लेक्चर बाय चांस क्लोज्ड होगा तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, ओपन करवा दूंगा। वैसे मैंने उनको कल इंस्ट्रक्शन दे दी थी, ओपन अप ऑल द लेक्चर्स फॉर द स्टूडेंट। अब आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, ऑल लेक्चर्स आर ओपन इन द ऐप टिल योर एग्जाम, राइट। किसी बच्चे को कोई भी बाय चांस लेक्चर बाय चांस उसके ऐप में नहीं चल रहा या क्लोज है, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं अपने आप ओपन करवा दूँ, राइट। आप लोग एक काम करो भैया, स्टाफ स्टूफ से कनेक्शन में मत रहो, सीधा मुझे बता देना, मैं अपने आप करवा दूँ, ठीक है। जस्ट मुझे एक मैसेज डाल दीजिए। अच्छा, 10% ऑन सेल्स एट आईपी, 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। तो कमीशन का पॉइंट बहुत अच्छा है इसके अंदर, लिखता है 10% सेल्स आईपी पर है, 25% किसी भी एक्सेस प्राइस जो आईपी से ज्यादा है। एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वॉस, वहां पर अगर आप देखोगे फ्रेट और इंश्योरेंस के जो खर्चे हैं जो अजय ने इनकर करे हैं, कि भाई साहब थोड़ा सा यहां पर एरर आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है भैया, 10,000 रुपये है ये 10,000 है। अच्छा, अकाउंट सेल्स रिसीव बाय अजय शो करता है कि विजय हैज इफेक्टेड सेल्स ऑफ 1 लाख रुपए, उसने 1 लाख रुपए की सेल्स करी। इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट, उसके सेलिंग एक्सपेंस रीइंबर्स करे 8,000 रुपए के। सेलिंग एक्सपेंस रीइंबर्स कितने के करे? 8,000 के। 10% कंसाइनमेंट गुड्स का वैल्यू 12,500 का डिस्ट्रॉयड हो गया दिल्ली के गोडाउन में। बेटा दिल्ली के गोडाउन में मतलब कंसाइनी के घर पे, कंसाइनी की जगह पे। तो यहां पर गुड्स है, लॉस्ट है कंसाइनी के गोडाउन में। विजय ने क्या करा, उसको बैलेंस भेजा भैया अजय के साथ, और आपने कंसाइनमेंट अकाउंट सारा बनाना है, साथ में नेसेसरी कैलकुलेशंस बतानी है, ठीक है। चलिए, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट और विजय अकाउंट बनाना है। सबसे पहले जब तुम क्वेश्चन 2 करोगे, देखो अगर तुम लोग चाहो ना, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अकाउंट्स में याद रखो, वर्किंग नोट्स को ऊपर बना दो, नीचे क्वेश्चन कर लो, या क्वेश्चन ऊपर करके वर्किंग नोट नीचे बनाओ। दिस इज कॉल्ड अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। कोशिश करो कि हमारे पास जो वर्किंग नोट्स हैं वो अलग ही बने, सम के बीच में ना बने। लोग क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट शुरू कर दिया, बीच में वर्किंग नोट, फिर कंसाइनी अकाउंट। डोंट डू दिस, इट इज नॉट टेकन टू बी ए गुड प्रेजेंटेशन। या तो वर्किंग नोट स्टार्टिंग में बनाओ, फिर सम शुरू करो, या अगर तुम लोग को हैबिट है ऊपर थोड़ी जगह छोड़ो कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी अकाउंट के लिए, फिर नीचे वर्किंग नोट बना दो। मतलब ये सारे अकाउंट्स में ऐसा ही करो, कोशिश करो वर्किंग नोट अलग से बने, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं, सबसे पहले मेरे भाई, व्हाट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट? इट इज नॉट गिवन टू अस। अगर तुम नोटिस करते हो, यहां पर अबनॉर्मल लॉस फॉर अ चेंज आईपी पे गिवन है, जो कि नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। अबनॉर्मल लॉस अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो आईपी पे गिवन है, और वो क्या लिखा है, वो 10% टोटल गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का है। मतलब लैंग्वेज को पढ़ना, 10% ऑफ गुड्स द वैल्यू ऑफ 12,500 वर डिस्ट्रॉयड इन द दिल्लीज फायर गोडाउन। तो कहने का मतलब, जब हम टोटल गुड्स की बात करते हैं, अब बच्चा बोलेगा सर आपको पहले ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के कहां से सपना आया कि ये 12,500 आईपी पर है? बताओ मुझे कैसे पता लगा कि क्वेश्चन पढ़ के कि ये 12,500 भैया आईपी पे? मैंने कह तो दिया नॉर्मल लॉस आईपी पर है। हाँ जी, क्योंकि कंसाइनी के गोडाउन में जब गुड्स पहुंचे होंगे ढक्कन, तो वो सारे आईपी पे ही होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स में आग लगी है, 10% ऑफ टोटल गुड्स में आग लगी है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो जो 10% ऑफ टोटल होगा वो ऑब्वियसली किसका होगा? आईपी पर। तो 12,500 वो आईपी पर है। अब पहले अगर तुम देखते हो 10/100 ऑफ टोटल गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट इज 12,500, तो जीएसओसी
आईपी पे अगर निकालना है 12,500 इंटू 100/10, ये कितना आता है? 1,25,000। अब मेरे पास जीएसओसी आ गया। अगर तुमने इसकी लोडिंग निकालनी है, लोडिंग जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया 1/5 ऑफ आईपी है, अभी थोड़ी देर पहले बच्चा बता दिया था, तो 25,000 की लोडिंग है। इज दिस डन एवरीवन? ओके, तो पहला तुम्हारा काम क्या है कि जीएसओसी कैलकुलेट कर लो। अब सुनो, तुम्हें अबनॉर्मल लॉस पता है क्वेश्चन में, बट अबनॉर्मल लॉस तो यार तुम लोग को प्रॉब्लम ये होगी, अबनॉर्मल लॉस आईपी पर, दैट कैन नॉट बी डन। तुम आईपी पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अबनॉर्मल लॉस को सबसे पहले जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे उसको किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा? सीपी पे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में चेक करो, अबनॉर्मल लॉस की आईपी गिवन है 12,500, इसमें से लोडिंग फैक्टर 1/5 ऑफ 12,500 मुझे अलग करना पड़ेगा। यह आता है 2,500। कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस 10,000। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस कितना आ गया भाई? 10,000। क्या ये क्लियर है सारे बच्चों को? गुड है। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऐड करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, सारा क्वेश्चन पढ़ो, जो अजय है उसी ने ये 10,000 रुपये खर्चा करा हुआ फ्लीट इंश्योरेंस का, और कंसाइनर जो खर्चे करता है इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो कौन से है, नॉन रेकरिंग। तो वो कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। 10,000 आ गए, 10,000 का 10%। सर आपको कैसे पता लगा 10%? बेटा लिखा हुआ है 10% अब नॉर्मल लॉस है। तो प्रोपोर्शनेट यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, प्रोपोर्शनेट इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। 1,000 रुपीज आ गया। तो अब बच्चे चेक करो, अब नॉर्मल लॉस की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई? 11,000। मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ना कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। आगे सुनो, फिर मैं इसमें आपको निकाल के दिखाऊंगा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। बेटा अनसोल्ड स्टॉक कितना है? देखो पहली बात तो आप समझो चीज को, मान लो 100% टोटल गुड्स भिजवाए थे, 10% भैया तुम्हारा अबनॉर्मल लॉस निकला। अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो, 75% हमने बेचा है। लैंग्वेज पढ़े बेटा, हमने कितना सेल करा है भाई? 75%। तो अगर मैंने 75% बेचा है तो मेरे पास अनसोल्ड कितना है? मतलब टोटल गुड्स का 15% मेरे पास अनसोल्ड है। एवरीबडी एग्रीज विद इट? ठीक है जी, 15% मेरे पास टोटल गुड्स का अनसोल्ड है। अब आप एक काम करो, 15% ऑफ टोटल GSOC at IP, that is 15% of 125 करना बच्चा। 125 का 15%, it's 18,1050। होल्ड ऑन, इसमें प्रोपोर्शनेट खर्चे जो आपके पास ऐड होने हैं वो सिर्फ अजय के हैं 10,000। यार कंसाइनी के तो है ही नहीं, मतलब कंसाइनी के खर्चे हैं बट वो नॉन रिकरिंग नहीं है। तो इसमें आप इसका 15% ऐड करोगे, क्योंकि 15% तुम्हें प्रोपोर्शन पता है। तो भाई साहब तुम्हारा 20,250 आ गया। आप सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को ये समझ में आ गया? 20,250
एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, अब अगर तुम इसको चेक करते हो 20250 आ गया। रुको, इसी के अंदर जब तुम स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करोगे, अब तुम्हें एक बात बता रहा हूं, दिस इज वेरी खतरनाक पॉइंट। नॉर्मली स्टॉक रिजर्व इज लोडिंग ऑन अनसोल्ड स्टॉक। मैक्सिमम बच्चा गलती क्या करता है, दे कैलकुलेट ऑन दिस अमाउंट। दिस इज रॉन्ग। Loading should be calculated on this amount excluding expenses, because 20250 is the amount including expenses. We should never include expenses in it. मेरी बात समझ में आ रही सारे बच्चों? हमें खर्चे कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं करने चाहिए लोडिंग कैलकुलेट करते। तो लोडिंग जब भी कैलकुलेट करनी है, आपने याद रखना एक्सक्लूडिंग खर्चे, मतलब ऑन द ग्रॉस अमाउंट, ये वाले पे। अब जैसे तुम्हें पता है बेटा, ये आईपी आ गया 18750, इसका 1/5 तुम लोडिंग कर सकते हो। तो 18750 का 1/5 3750 की लोडिंग आ गई। तो बच्चा ये चीज बस खाली गलत मत करना, ये एक बहुत खतरनाक पॉइंट है बेटा, डेंजर लिख देता हूं यहां पर, ये डेंजरस पॉइंट है। डेंजरस पॉइंट क्या भाई साहब, याद रखेंगे कि लोडिंग ऑन अनसोल्ड गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड ऑन ग्रॉस अमाउंट, दैट इज excluding expenses. Must be computed on gross amount, that is excluding expenses. Okay. अब आ जाओ इस क्वेश्चन में चौथी बात। चौथी बात क्या है बेटा, कमीशन। मतलब इस क्वेश्चन में 4 बातें बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा बच्चा, कमीशन। देखो, हम लोगों ने भाई अनसोल्ड स्टॉक निकाल लिया, अब नॉर्मल लॉस निकाल लिया, तुमने जीएसओसी निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या आता है बच्चा, यू हैव टू गो फॉर कमीशन। अब कमीशन का सीन ऐसा है, उसने एक लाइन लिखी है कि जो मैंने टोटल गुड्स भेजे थे उसका 75% बेचा है। तो पहले तुम देखोगे सेल्स एट आईपी इज 75% ऑफ टोटल। सो 125 का 75% 93750। पहले मैंने आईपी पे सेल निकाल ली। अब एक काम करो, क्वेश्चन में ना एक्चुअल सेल्स देखो, वो गिवन है 1 लाख। इसमें से जो आईपी पे सेल्स है उसको निकालो। यह आता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर आईपी। ये क्या आता है भाई, एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर आईपी। ये मैंने क्यों निकाला मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब उसने कमीशन की बात करी ना, उसने क्या लिखा है, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ते हो कि भाई साहब कमीशन में लिखा है 10% ऑन सेल्स एट आईपी, दैट मींस 10% आपने देना है 93750 का, दैट इज 9375 प्लस 25% आपने देना है ऑन एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर आईपी, दैट मीन्स 6250 का 25%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1562.50। सो भाई जो कमीशन आती है ना,
वो आती है 10937.5। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंगली 10938 अप्रॉक्सीमेटली तुम कमीशन को ले सकते। तो पहले भाई ये जब सारी चीजें करोगे उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहले सारे बच्चे मुझे बता दो बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, क्या हमें ये 4 वर्किंग नोट क्लियर है? ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड सम। यू डू दिस वन क्वेश्चन यू विल कवर अप लॉट ऑफ पॉइंट्स। मतलब मुद्दा बेसिकली ये क्वेश्चन कराने का क्या है भैया, एक क्वेश्चन के साथ तुमने 4 पॉइंट सीख लिए। अब आप बड़े आसानी के साथ कंसाइनमेंट अकाउंट बना लीजिए। देखो जो हमारा जीएसओसी है वो दिया हुआ है 125। कितना है भाई जीएसओसी? 125। हमें कैश लिखा है 10,000। विजय एक्सपेंसेस 8,000। विजय कमीशन 10938। अच्छा जीएसओसी की लोडिंग डाल दो बच्चा। लोडिंग तुम्हें याद होगा 25,000। अब नॉर्मल लॉस जो तुमने टोटल निकाला था 11,000। विजय जो सेल्स करता है 1 लाख। स्टॉक एंड कंसाइनमेंट 20250। स्टॉक रिजर्व 3750। और बाकी बैलेंस आता है पीएल का नेट लॉस 1438। अच्छा ये लोडिंग 25,000 है, 2.5 लाख नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही उसने आपको बोला है विजय का अकाउंट बनाने को। क्या बोला है भाई? विजय का अकाउंट बना लो। अब बच्चे क्या करें भाई, विजय का अकाउंट बनाना है। बच्चा डेबिट साइड पे विजय के एक्सपेंसेस हैं। डेबिट साइड पे जितनी बार तुम्हारा विजय आया उतनी बार कंसाइनमेंट लिखकर 8,000, फिर कमीशन आई 10938, और क्रेडिट साइड पे तुम्हारी विजय की सेल्स है वो 1 लाख की है। दैट्स इट। अब खाली चेक करो क्या क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है उसने पैसे भिजवा दिए। चेक करो कि क्या उसने क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है उसने पैसे सेंड कर दिए। कुछ लिखा हुआ बेटा? लिखा हुआ बेटा? तुम लोग कह रहे हो नो सर, पर लिखा हुआ है विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। मतलब उसने पैसे भिजवा दिए। देखो छोटी सी लाइन है और आपके मार्क्स इससे खराब हो सकते। भाई साहब यहां पर आ जाएगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना आता है? 81। ये लो बच्चा। बच्चा पहले मुझे सारे बच्चे बताओ यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? पक्का? ठीक है। अब बच्चे क्या करो भाई, 10 मिनट का ब्रेक लो, रिफ्रेश योर सेल्फ, और बाकी के 3 क्वेश्चन हमने और करने अच्छे अच्छे वाले, वो हम ब्रेक के बाद करते हैं। अपने आप को रिफ्रेश कर लो, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक लीजिए।